हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का क्लास। तो उनको सांत्वना दे रहे थे जैसे ही हमको टाइम मिलेगा वैसे हिंदी का भी हम क्लास लेंगे। तो आज वो घड़ी ख़त्म हो गई है आप लोगों के इंतज़ार की, और आज हम पहला क्लास आपको देने जा रहे हैं सिलेबस के साथ। क्या क्या सिलेबस आएगा, और बहुत ही आसान तरीके, जैसे आप रीजनिंग समझते चले गए हैं, कोई भी समस्या नहीं आई है, वैसे ही आप हिंदी व्याकरण समझेंगे। किसी प्रकार की थोड़ी भी हिचकिचाहट और समस्या नहीं आएगी समझने में। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको पुनः समझाया जाएगा आपको। तो वो घड़ी अब समाप्त हो गई और मैं आज लेकर के आया हूँ हिंदी का एक नया क्लास के साथ, नए सिलेबस के साथ, सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आइए हम यहाँ समझाते हैं क्या आपका सिलेबस है। तो हिंदी व्याकरण में आपका सीयूईटी, जो आपका सीयूईटी और सीयूसीईटी, बीएचयू और डीडीयू, डीयू, एयू, एलयू, यानी बीएचयू का, डीडीयू का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का, और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। और ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, तो इन टेस्ट के बारे में हम पूरा आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस रखा गया है, हिंदी का क्या क्या सिलेबस है, और क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, उस सारे सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चीज को पहले समझे नहीं तो इस बार बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। सिलेबस क्या रहेगा, कितना मार्क्स रहेगा, ये सारा चीज आप समझ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस पर चलते हैं। हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, यानी हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर आएगा वर्ड का, यानी जो होते हैं वर्ड, स्वर और व्यंजन, अ से लेकर ज्ञ तक का जो स्वर और व्यंजन होते हैं उसके बारे में आपको पूरा इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, इस वर्ड में क्या क्या आते हैं, अलग अलग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर में आता है आपका भाषा। भाषा क्या होता है, जो भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ से उसका उत्पन्न हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे कैसे बदलता गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भाषा के बारे में। उसके बाद आ गया संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। छोटे शब्दों में अगर समझा जाए तो नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस संज्ञा के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी पूरे विश्व में कोई भी वस्तु है जिसका एक नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में पढ़ा जाएगा, और संज्ञा के जितने भाग होते हैं पूरा अच्छे से पढ़ना है, यानी डिस्क्राइब करके अच्छे से पूरा पढ़ना है। और अगला आ गया सर्वनाम। सर्वनाम की जो परिभाषा होता है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है, जैसे हम, तुम, वे लोग, आप लोग, तो उसके जगह वह, उसके जगह पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, और उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ना है। अगला आ गया आपका विशेषण। हम लोग विशेषण के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, किसी शब्द की या किसी वस्तु की विशेषता का पता कैसे चलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और विशेषण में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, उस सभी पार्टों के बारे में हमको पढ़ना है। अगला आता है क्रिया। जो वस्तु होता है किसी भी प्रकार की क्रिया करता है उससे हम क्रिया करते हैं, जैसे खाना, रहना, दौड़ना, कूदना, सोना, उठना, बैठना, ये होते हैं क्रिया। तो क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मैं जो लेवल आपको पढ़ाऊंगा वह लेवल यूपीपी, यूपीएसआई और लेखपाल लेवल का होगा, जिसमें सीयूईटी, सीयूसीईटी, ये सारा एग्जाम आपका इसके अंडर में आ जाएगा। तो जब आप बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो यह जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, यहाँ जो आप इस
इसको समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके आगे बढ़ते आइए। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे हिंदी, बस एक बार आप देखिए। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अब अव्यय के बारे में। जो अव्यय होता है वह शब्दों को सुसंगठित ढंग से या उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के बाद आपका आता है उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द में आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कार, कार में हम जोड़ दिए उप, तो हो गया उपकार। तो यह आपका हो गया उपसर्ग और यह हो गया मूल शब्द। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब आगे दिया है आपका प्रत्यय। अगला चैप्टर क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वह शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय होता है वह, जैसे यहां अगर ध्यान देंगे तो मित्र, मित्र हो गया, ये मित्र आपका मूल शब्द हो गया। अब इसका भी अर्थ है, अब ता लगा दिए तो मित्रता हो गया। ता आपका प्रत्यय हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया। तो हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कितने भाग होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पूरा एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे आपका दिया तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है? तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आया लेकिन संस्कृत ही रह गया, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम का गांव होता है तद्भव में, लेकिन ग्राम ही बोलते हैं। तो जब आया ये, तो जो तद्भव शब्द है वह संस्कृत से आया लेकिन उसका अर्थ हिंदी हो गया, तो ये तद्भव हो गया। और जो तत्सम था वो आया तो, लेकिन उसका संस्कृत ही रह गया, इसलिए उसे तत्सम कहा गया। तो जैसे तत्सम दे दिया ग्राम, ग्राम दे दिया, ये ग्राम हो गया आपका तत्सम, त सम। और इसका तद्भव पूछा, त द भव, तद्भव आपका क्या हो गया? ग्राम का हो गया गांव, ग्राम का गांव हो गया। तो ये आप तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। फिर देशज और विदेशी भी पढ़ेंगे, इसी में देशज शब्द और विदेशी शब्द भी, संकर शब्द भी पढ़ेंगे। ये सारा चीज आप इसमें पढ़ेंगे। यानी इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? तत्सम तद्भव हो गया, उसको विदेशी शब्द पढ़ना है, विदेशी के बाद आपको पढ़ना है संकर शब्द पढ़ना है, और देशज शब्द पढ़ना है, देशज। यानी इस चीज को हम पढ़ेंगे इसमें, तत्सम तद्भव विदेशी संकर और देशज के बारे में हम पढ़ेंगे। जब आप एक दिन पहला चैप्टर आप जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मन से पढ़ेंगे, आपको रुचि लास्ट तक रहेगा और प्रत्येक दिन उत्साहित रहेंगे उस चैप्टर को कि आए और हम पढ़ें, वीडियो जल्द आए और हम पढ़ें। इस तरीके से आप पढ़ाया जाएगा आपको, एकदम आपको एक्टिव रहेंगे, हर हमेशा आप एक्टिव रहेंगे पढ़ने के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आप रीजनिंग से समझ ही गए होंगे आपका रीजनिंग कैसा चल रहा है। वैसे हिंदी भी एक बार देख लीजिए, फिर बताइए आपका हिंदी कैसा है। आप जीरो रहेंगे, जीरो से आपको हीरो तक पहुंचा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए अगला हम पढ़ते हैं लिंग, यानी आपका लिंग। लिंग जो होता है वह लिंग के बारे में हम लोग पढ़ना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हिंदी में दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन पुल्लिंग होते हैं, कैसे उसका वाक्यों में प्रयोग होता है, कैसे उसकी पहचान होती है, ये सारा चीज हम एस्टिमेट करके पढ़ाएंगे आपको लिंग। तो लिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। कारक होते हैं टोटल 8 कारक होते हैं आपके टोटल 8। ये 8 कारक के बारे में आपको बताया जाएगा, कर्ता कर्म कर्ण, ये सभी जितने 8 हैं टोटल कारक के बारे में बताया जाएगा। कारक चिन्ह के बारे में बताया जाएगा, और जो कारक चिन्ह होते हैं वो कैसे वाक्य में आते हैं और वाक्य को कैसे पहचानना है, ये भी सारा बताया जाएगा, क्योंकि वाक्य ही पहचानना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो कारक के बारे में जब पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो आप किसी भी प्रकार के वाक्य को पाएंगे और तुरंत बता देंगे कौन सा कारक लगा हुआ है इसमें। अगला आता है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, एकदम अर्थ आप समझ जाएंगे। संधि का मतलब होता है जोड़ना।
तो जब जोड़ने का अर्थ आता है तो किसी भी चीज को, और जब संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो अलग करना, संधि विच्छेद में अलग करना होता है, समझ में आया। तो उपधनकार, उपधनकार ये आपका संधि विच्छेद हो गया, लेकिन जब जोड़ दिए तो उपकार हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये संधि हो गया। अब आपका संधि में जितने प्रकार के संधि होते हैं सभी प्रकार के संधि पढ़ेंगे, जितने रूल्स होते हैं संधि के सभी रूल्स को पढ़ेंगे हम। आगे दिया है आपका समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के समासों को हमको पढ़ना है। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये सभी समासों के बारे में पढ़ना। और जितने समास होते हैं सभी समास का जो अलग अलग पार्ट होता है उसके बारे में भी पढ़ना है, और समास का क्या योगदान होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो आइए अब हम समास को भी खत्म कर दिए, समास क्या होता है। अब आ गया अलंकार। अलंकार में, अलंकार जो होता है वह किसी शब्द, किसी वाक्य, किसी कविता या किसी कहानी का शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार महिलाएं आभूषण पहन करके अपने आप को सुशोभित करती हैं, वैसे ही जो अलंकार है वह जो है शब्दों में जा करके उसके अर्थ में 4 चांद लगा देता है, वही होता है अलंकार। तो अलंकार के बारे में भी हमको पढ़ना है, अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहचान उनकी क्या होती है, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आपको अलंकार के बारे में ही बता दिए। अब आ गया रस और छंद। रस क्या होता है, ये जो टोटल 11 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, अलग अलग कवियों के मत के अनुसार जो रस होते हैं सभी रसों को पढ़ाया जाएगा। वीर रस से लेकर के करुण रस, जो भी है रस, सभी रसों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रस का क्या भाव होता है, वाक्य को कैसे पहचान करेंगे, ये सारा चीज आपको रस में मिलेगा। छंद, छंद के बारे में बताएंगे, सोरठा के बारे में बताएंगे, दोहा के बारे में बताएंगे, ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या अलग अलग भाग होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है। अगर वाक्य में आ जाएं तो कौन सा छंद है, कौन सा दोहा है, कौन सा रोला है, कैसे हम पहचान करेंगे, ये आपको छंद में बताया जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची जो होता है वह एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। कोई शब्द दे दिया, जैसे चंद्रमा दे दिया तो चांद हो गया, ऐसे करके बहुत सारा आपका उसका अर्थ होता है, उसी अर्थ को उसमें प्रकट करना होता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आगे और दिया हुआ है, तो यहाँ जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे यानी पर्यायवाची में, तो पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची में जो अनेक प्रकार के जो अर्थ होते हैं एक शब्द के, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर अगला जो आपका आता है वो विलोम आता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। किसी शब्द का जो विपरीत, मान लीजिए दे दिया हार, हार का विलोम क्या होगा, तो जीत हो जाएगा। नीचा का विलोम क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। ऊपर का क्या होगा, नीचे होगा। धन का क्या होगा, निर्धन होगा। इस प्रकार हमको पढ़ना है, यानी जो आपका विलोम होता है वो उल्टा होता है, किसी शब्द का दे देगा तो उसका उल्टा हमको बताना होगा। अब आया है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है, एक लंबा सा वाक्य देगा उसके लिए छोटा सा अर्थ आपको बताना। जैसे मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, छोटे शब्द में मांसाहारी कहते हैं। साग सब्जियां खाने वाले को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं। फल फूल खाने वाले को क्या कहते हैं, फलाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारा होता है। ये जो यहां से जो शब्द भंडार आता है ये आप लोगों को खुद तैयार करना। मैं इसका 10 से 20 बता सकता हूं, बाकी आपको पूरा तैयार करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्योंकि ये अनंत है, बहुत सारा है। कितना मैं यहाँ आपको बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही कम है, इसलिए आप खुद इसे तैयार करेंगे। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में भी आप समझ चुके हैं। उसके बाद जो दिया है आपका 20 नंबर चैप्टर में दिया मुहावरा और लोकोक्तियां, यानी जो मुहावरा होता है, जो कहावतें होती हैं, जो उसका अर्थ निकलता है। जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी गुस्सा करें और गुस्सा करके खुद ही गुस्सा अपने आप पर गुस्सा उतारें। 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता भाग जाना। तो ये सारे चीज होते हैं जो हम लोग इसमें मुहावरा में और लोकोक्तियां में पढ़ेंगे। तो आपको हिंदी इतने बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिस ही
रुझान के साथ मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, उसी रुझान के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। एक बार अगर पहली क्लास लेंगे तो आप अगली क्लास के लिए इतना उत्साहित हो जाएंगे कि जल्द से जल्द अगली क्लास हमको मिले। जिस प्रकार आप रीजनिंग में उत्साहित हो रहे हैं कि पहली क्लास मिला, फिर दूसरी क्लास मिले, तीसरी क्लास मिले, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कठिन है, लेकिन उसका ट्रिक मैं वन लाइनर लाया हूं। वो जब आपको चैप्टर मिलेगा तो आपको पढ़ाया, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, वर्डमॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं रीजनिंग में जो आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताया जाएगा। और एकदम कहीं मिलेगा नहीं ऐसा ट्रिक, जो मैं बता दूंगा ऐसा ट्रिक कहीं मिलेगा नहीं, देख लीजिएगा। फिर आगे मैं आता हूं तो इसमें 20 चैप्टर मुहावरा लोकोक्तियां, ये होता है अब आपका सिलेबस। यही है आपका हिंदी व्याकरण का CUET और CUCET, BHU और DDU, DU, AU, LU, ये यूनिवर्सिटी का आपका एंट्रेंस टेस्ट का यही आपका सिलेबस हुआ। यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है इसका सिलेबस यही रहेगा। इसी सिलेबस को हमको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। और अब हम लोगों को कुछ और डिस्क्राइब करना है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको। पहले क्या होता था, किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन अगर लेना होता था तो आपको अच्छा अंक 10+2 में अच्छा अंक लाना होता था। लेकिन 10+2 में अच्छा अंक अब की आवश्यकता नहीं है। अब आपको देना है क्या, आपको CUET का एग्जाम देना है। इसमें अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर अच्छा नंबर इसमें नहीं आता तो फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग को थ्रू ही आपको कॉलेज मिलेगा। किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको 10+2 तो आपको फोकस करना ही है। 10+2 पर आपको विशेष फोकस करना है कि 10+2 अच्छे मार्क से पास हो। यहाँ तो CUET का नहीं, आपके लाइफ का यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आप जितना अच्छा नंबर से आप 10+2 पास करते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर है, गुड साबित होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप 10+2 अच्छे परसेंट से पास होते हैं तो प्रयास कीजिए, सबसे पहले 10+2 को बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिए। उसके बाद CUET आता है तो CUET का आप तैयारी करते रहिए। और फिर जब आप तैयारी कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो जो आपका एग्जाम होगा आप पकड़ बन जाएगी, सारे सब्जेक्टों पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। और जब अच्छा पकड़ बन जाएगा तो सब कुछ आपका बेहतर होगा। यानी जब एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत ही, जब पेपर देखेंगे, पेपर देकर बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे और पूरा प्रश्न आप बहुत ही कम समय में सॉल्व करके तैयार कर देंगे। तो उसी प्रकार जब CUET का एग्जाम देंगे तो क्लियर है, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको रीजनिंग का क्लास देखना है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और IT ऑनलाइन एजुकेशन, वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको और भी क्लासेस देखना है, कंप्यूटर की क्लास देखना है तो IT ऑनलाइन एजुकेशन में जाइए, वहां से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी प्रकार का अगर समस्या होता आपको हिंदी में तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिए ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए, आज यहीं आपको सिलेबस हम फिनिश करते हैं। अगली वीडियो अगले दिन आएगी और उसके लिए आप तैयार रहिए, कमर कस करके। आपको एंट्रेंस निकालना है तो निकालना है।